अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कल क्या पढ़ रहे थे भला? अगर याद हो किसी को तो मुझे ज़रा याद करवाएं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, गूगल पर आ नहीं रहा, एरर शो होता है। मैंने आपको पहले कहा था कि जब यहाँ पे ट्रेनर जो है वो चीज़ें परफॉर्म करके दिखा रहा होता है ना, तो सारा कुछ बड़ा अच्छा लगता है कि यार देखो अभी कोड लिखा तो उसका जो है वो आउटपुट हमारे सामने आ गया। तो जब इंसान खुद करने की कोशिश करता है ना, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा लर्निंग होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें बस, और देखेंगे कहाँ पे मसला आ रहा है, उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले खुद से ट्राई करें। एक एक दफ़ा नाकाम होंगे, दो दफ़ा होंगे, तीन दफ़ा होंगे, चौथी दफ़ा वो हो जाएगा। और चौथी दफ़ा होने के बाद आपको ना कम से कम वो पिछले 3 तरीके मिल जाएंगे जिन तरीक़ों से वो मसला सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत आपको लर्निंग देती हैं। इसको भी ज़रा आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, और ठीक है, कल हमने HTML टेबल्स के बारे में बात की थी और उसके अंदर कुछ चीज़ें पढ़ी थी हमने। रो स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है, सेल स्पेसिंग क्या होती है, सेल पैडिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। सर आई फेस अ प्रॉब्लम लिटिल बिट प्रॉब्लम जो एडजस्ट सम पार्ट ऑफ आउटपुट अकॉर्डिंग टू द असाइन टेबल। हाँ जी, वो मसला आ रहा है, मुझे पता है, मैंने देखी है आप लोगों की जो आउटपुट्स हैं। बहुत सारे लोगों को मसला आता है और अक्सर वहीं पे मसला आता है। तो उसको डिस्कस करेंगे वंस उसका टाइम ख़त्म हो ले, उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि वो कैसे उस मसले को सॉल्व किया जा सकता है। मोहसिन अली कह रहे हैं सर 1.5 का कॉल स्पैन कैसे ऐड करते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ लॉजिक का मसला है। वो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है उसके अंदर अगर थोड़ा सा आप दिमाग इस्तेमाल कर लें तो वो इतना आसान है। जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो फिर आप लोग सोचेंगे कि यार ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो वो 1.5 वाला कोई चक्कर नहीं है उसमें।
हाँ जी, ऐसे ही है। 2 रोज़ को 3 रोज़ के इक्वल नहीं किया जाता। ठीक है जी, उसको करते हैं इंशाल्लाह डिस्कस। आज जो है हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो उसको आज देखते हैं कि हम कैसे देख सकते हैं, कैसे डिस्कस कर सकते हैं डिटेल के अंदर CSS की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनको जो है हम डिटेल में कैसे पढ़ सकते हैं। सर हम अटेंडेंस कंफर्म कर सकते हैं कि अब तक कितने परसेंट है, ये आपको वो बताएंगे, अपना लैब मैनेजर्स बताएंगे। मुझे आपकी अटेंडेंस का कुछ पता नहीं है, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना है, लेक्चर देना है। मेरा मैनेजेरियल चीज़ों से कोई लिंक नहीं है। आप लोग उनसे पूछ लें तो ये ज़्यादा बेटर हो सकता है। चलें जी, आ जाएं ज़रा। 11:07 हो गए हैं, 3 मिनट और वेट करते हैं इनका। जो नवाबजादे हमारे उठते नहीं हैं तो तब तक जो है और लोग आ लें, फिर इंशाल्लाह आज CSS को डिस्कस करते हैं। और बहुत जल्द हम अब वर्डप्रेस पे मूव ऑन करने वाले हैं। वर्डप्रेस इंशाल्लाह परसों से, कल या परसों, अगर आज इंशाल्लाह CSS ख़त्म कर दी हमने तो परसों से हम जो है वो वर्डप्रेस पर मूव ऑन करेंगे। और फिर उसके बाद जो है रोज़ाना के रोज़ाना इंशाल्लाह बहुत सारी नई गिग्स आपकी प्रोफाइल के अंदर ऐड हुआ करेंगी और उसको रोज़ाना आप लोग पब्लिश किया करेंगे। मुश्किल तो नहीं थी असाइनमेंट, आसान ही थी ना। जो चीज़ मैंने पढ़ाई थी उसी में से आपको असाइनमेंट दी है, बाहर से कुछ नहीं दिया। सर जी कल वाली असाइनमेंट का थोड़ा सा हिंट दे दें। दिशान 11 बज चुके हैं, 1 बजे तक आपका टाइम है। अभी 1 बजे तक आप लोग प्रैक्टिस करके देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको सारी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट, उसकी जो लॉजिक है वो मैं आपको बता दूंगा। करना फिर भी आपने ही है, ठीक है? आप लोग ही उसको प्रैक्टिस करेंगे। मुतैयब को क्यों नहीं लिंक मिल रहा भाई? आते नहीं हो ग्रुप के अंदर, सामने ही तो होती है क्लास। मुश्किल काम तो नहीं है ये। अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कैसे ढूंढनी है क्लास। अच्छा, बिलाल जहांगीर ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि सर वर्डप्रेस अगर हम सीख लेते हैं तो क्या फिर भी हमें HTML CSS और PHP की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? तो जवाब है हाँ, HTML CSS और PHP की ज़रूरत पड़ेगी आपको वर्डप्रेस के होते भी हुए भी, क्योंकि क्लाइंट्स कभी कभार कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स डिमांड कर लेते हैं कि वर्डप्रेस के हाथ वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली वर्डप्रेस खुद PHP के अंदर डेवलप किया गया, ठीक है? तो आपको कहीं पे कुछ कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, कहीं पे कलर, कोई फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा किसी ऐसे एलिमेंट का जो थीम की सेटिंग के अंदर वो सेटिंग मौजूद नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पे एडिशनल CSS का सहारा लेना पड़ेगा, HTML का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर PHP से कोई आपको कोड के अंदर चेंजिंग करनी पड़ सकती है। तो कोड सीखना बहुत ज़रूरी है। कोड के बगैर आपका वर्डप्रेस नामुकम्मल है। उसको जो है हम कहते तो हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप है और कुछ हद तक बहुत आसानियां वर्डप्रेस ने पैदा कर दी हैं, लेकिन कभी कभार जो क्लाइंट मांग रहा होता है वर्डप्रेस हमें उस काम को करने की इजाज़त नहीं दे रहा होता, वहाँ पे वर्डप्रेस के पर चलते हैं।
तो उसके लिए जो है फिर हमें कस्टम कोड की तरफ जाना पड़ता है और ख़ुद से कोई स्क्रिप्ट लिख के कोड करके जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। सर पीएचपी में प्रोग्रामिंग का, पीएचपी खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और पीएचपी इंशाल्लाह हम वर्डप्रेस जैसे ही सीख लेंगे फिर उसके बाद पीएचपी पे मूव ऑन करेंगे। सर प्लीज़ वर्बली एक्सप्लेन द रो स्पैन। रो स्पैन हमने कल डिस्कस किया था, मैं दोबारा से आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट स्लैश बैच 9 और उस फाइल का नाम था शायद table.html। अच्छा, यहाँ पे हमने रो स्पैन और कॉल स्पैन जो है वो नहीं किया हुआ, आई थिंक। इधर देख लेते हैं। रो स्पैन का मतलब ये है कि अगर मैंने एक रो को दो रोज की जगह देनी हो, एक रो के अंदर हमने दो रोज को मर्ज करके लिखना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस रो को स्पैन कर देते हैं। उसकी एग्जांपल आज देख लेते हैं अभी। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दूं आप लोगों की आसानी के लिए, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये दो रोज़ की जगह है, एक रो ये वाली और एक रो ये वाली। इन दो रोज़ की जगह को इस एक रो ने घेरा हुआ है, रो 1 सेल 1 ने। इसका मतलब ये है कि ये एक रो स्पैन लगाया और इस रो 1 सेल 1 को दो रोज की जगह दी गई है। जब हम दो रोज को आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो हम दो का रो स्पैन लगा देते हैं, और अगर हम कॉलम्स को मर्ज करके आपस में एक कॉलम बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं, कॉल स्पैन लगा देते हैं। जैसे एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और तीसरा कॉलम ये है, लेकिन यहाँ पे रो 3 सेल 1 को तीनों कॉलम्स की जगह दी गई है और तीन कॉलम्स को आपस में मर्ज करके एक कॉलम बना दिया गया है और उसके अंदर लिख दिया गया है कि रो 3 सेल 1, ठीक है। तो इस तरह हम कॉल स्पैन कर सकते हैं। करना कैसे है, सिंपल टी के टैग के अंदर हमेशा आप रो स्पैन और कॉल स्पैन लगाया करेंगे टेबल डेटा के टैग के अंदर। तो टेबल डेटा को हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल स्पैन दे दिया 3 का और उसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया। इसका मतलब ये 3 टेबल डेटाज की जगह जो है वो घेरा करेगा। और जैसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे रो स्पैन की, तो रो स्पैन दो रोज की जगह घेरा करेगा। जैसे ही अगली रो क्रिएट करेंगे तो अब उसके अंदर हमने जैसे ऊपर 3 टेबल डेटाज डाले थे, लेकिन अब निचली वाली रो क्योंकि ऑलरेडी इस सेक्शन को घेर चुकी है तो यहाँ पे अब टेबल डेटा सिर्फ 2 आएंगे, ठीक है। तो 2 टेबल डेटा आ जाएंगे तो वो हमारा काम जो है वो जो जगह है उसकी वो फिल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल अब आगे चलते हैं, ज़रा CSS की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि CSS में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं और हम उस CSS को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, हमारे पास CSS को एम्बेड करने के अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर 3 तरीके हैं। मैं अगर यहाँ पर उनको लिख दूँ तो वो ज़रा ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सबसे पहला जो तरीका है वो है हमारे पास इनलाइन CSS, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो है इंटरनल CSS।
सर आईटी के वो कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें प्रोग्रामिंग के बगैर अच्छा स्कोप हो? वर्डप्रेस एक बहुत अच्छी फील्ड है, और आपको अगर कोड नहीं भी करना आता तो इतना सा कोड तो आप सीख ही लेते हैं कि आप क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और वर्डप्रेस, जैसे ही हम वर्डप्रेस पे जाएंगे तो आपको खुद लगना शुरू हो जाएगा कि हम प्रोग्रामिंग के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। अगर मुझे कोडिंग नहीं आती फिर भी मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक आईटी की फील्ड में आना है तो जी आपको प्रोग्रामिंग ज़रूर ही आती हो, उसके बगैर भी बहुत सारे सहारे हैं आपके पास पैसे कमाने के। तीसरा वे है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है जी। एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। अब इनलाइन सीएसएस की बात करते हैं। सबसे पहले हम इनलाइन सीएसएस की बात करते हैं। इनलाइन सीएसएस क्या होती है? जो किसी लाइन के अंदर जो है वो लगाई जाती है। लाइन के अंदर लगाने की बात ये है, मतलब ये है इसका, मैं अगर आप लोगों को कोड के अंदर जाके किसी भी एक पैराग्राफ के ऊपर, लेट्स सपोज हमारा पहला पैराग्राफ है, मैं इस पैराग्राफ के टैग के अंदर स्टाइल का टैग शुरू करता हूँ। इसका मतलब मैं इस पैराग्राफ के ऊपर, ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी लिखूंगा वो इस सारे पैराग्राफ को जाके लग जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं स्टाइल के अंदर गया, स्टाइल का टैग मैंने शुरू किया, स्टाइल इज इक्वल टू, और ये जो डबल कोट्स मैंने लिखे हैं, इन डबल कोट्स के अंदर मैं सीएसएस की प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिखा करूंगा। मैं इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी हम सीख रहे हैं, वो प्रॉपर्टी है जी फॉन्ट फैमिली की। कौन सी प्रॉपर्टी है? फॉन्ट फैमिली। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, हमारे यहाँ पिछले साल या उससे पिछले साल एक फॉन्ट फैमिली बड़ी जो थी वो मशहूर हुई थी, और वो उसका नाम था कैलिबरी फॉन्ट, ठीक है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर उसने उधम मचा दिया था, तो हम जो है उसकी बजाय यहाँ पे फॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेते हैं कोई और, कि हम इसको सियासी रंग ना दें। हम फॉन्ट फैमिली का नाम है जी, एक फॉन्ट फैमिली है वर्डाना के नाम से, तो मैं उस वर्डाना नाम की फॉन्ट फैमिली को यूज़ करता हूँ अपने इस पैराग्राफ के लिए। यही पैराग्राफ है ना, हाउ यू एवर वंडर्ड, तो यहाँ पे देख लें उसको चेक करने के लिए, तो हाउ यू एवर वंडर्ड। तो मैं इसको सेव करके जब रिफ्रेश करूँगा तो इस पैराग्राफ को नोट कीजिएगा कि इसके अंदर कैसी चेंजिंग आती है। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अब आप लोग देखें कि उसके पैराग्राफ का जो राइटिंग स्टाइल था वो सारे का सारा चेंज हो गया, और हमने एक CSS प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगा दी है, और उस CSS प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट फैमिली, और उसकी जो वैल्यू है वो है वर्डाना। इसके अलावा भी बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज हैं CSS की, आप लोग उनको देख सकते हैं गूगल पे, फॉन्ट फैमिलीज इन CSS, ठीक है, फॉन्ट फैमिली इन CSS। इस तरह की चीज़ें जो हैं आप लोगों को W3 स्कूल से भी मिल जाएंगी। ये बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज आप लोगों को मिल रही हैं। सैन सेरिफ है, एरियल है, ठीक है, हेलवेटिका है। हेलवेटिका एक बहुत अच्छी जो है वो फॉन्ट फैमिली है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लोग अपने पैराग्राफ्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो इसी पैराग्राफ को लगा लें, आप चाहें तो अगर बॉडी के टैग के अंदर ये स्टाइल का टैग हमने शुरू किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये हमने इनलाइन CSS लगाई है। कौन सा है ये? इनलाइन CSS। मैं इसी काम को इंटरनल CSS के जरिए भी कर सकता हूँ। इंटरनल CSS के जरिए कैसे करना है? मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मुझे अभी फिलहाल इसी काम को इनलाइन CSS से नहीं करना बल्कि इंटरनल CSS से करना है। मैं इसको दोबारा अपने पुरानी हालत में ले गया ठीक है, और रिफ्रेश किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसकी फॉन्ट फैमिली थी इसने कर दी। अब मैंने इनलाइन CSS तो इम्प्लीमेंट करके देख ली, अब मैंने यही काम इंटरनल CSS से करना है। इंटरनल CSS क्या होती है? इंटरनल CSS के अंदर हम ये करते हैं, ये जो हेड का टैग है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, इस हेड के टैग के अंदर हम एक अपना टैग शुरू करते हैं स्टाइल का। स्टाइल का टैग शुरू करते हैं और स्टाइल का टैग ही एंड कर देते हैं, ठीक हो गया जी। अब जितना भी CSS का कोड होगा वो सारे का सारा CSS का कोड हम इस टैग के अंदर इंप्लीमेंट किया करेंगे, इस टैग के अंदर लिखा करेंगे। सबसे पहले अब मुझे ये जानना है कि मैंने किस एलिमेंट को टारगेट करके उसकी जो फॉन्ट फैमिली है उसको चेंज करना है। लेट्स सपोज पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P, और फिर उसके बाद मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा। करली ब्रेसेस मैंने स्टार्ट की और एंड कर दी, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉपर्टी लिख दी, कौन सी? फॉन्ट फैमिली की।
फॉन्ट फैमिली इज इक्वल टू वर्डाना, और मैंने इसको एंड कर दिया सेमीकोलन से। कंट्रोल एस से सेव किया, वापस आया, रिफ्रेश किया, तो अब आप लोगों को नज़र आ रहा है जितने पैराग्राफ्स थे सारे के सारे पैराग्राफ्स को फॉन्ट फैमिली वर्डाना लग चुकी है। और समझ आई है कि नहीं आई? लेकिन अब मसला आ गया, जिस चीज़ को जिस टेक्स्ट को पैराग्राफ का टैग लगा हुआ था ना, उसने उसकी फॉन्ट फैमिली कर दी वर्डाना। लेकिन मसला ये है कि भाई मैं सारे पैराग्राफ्स की फॉन्ट फैमिली को वर्डाना तो नहीं करना चाहता था। मैं तो ये चाहता था कि सिर्फ पहला पैराग्राफ जो है उस पैराग्राफ को जो है वो प्रॉपर्टी लगे। उसके लिए क्या करते हैं, हम इस पैराग्राफ को एक आईडी असाइन कर देते हैं, सिर्फ इसी पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ को मैंने एक आईडी असाइन कर दी और मैंने कहा कि इसकी आईडी इज इक्वल टू है P1, मतलब पैराग्राफ 1। अब क्या कर रहे, अब ये जो P को टारगेट किया था ना पहले, तो जहां जहां पे उसको P का टैग मिला उसने उसकी फॉन्ट फैमिली जो थी वो वर्डाना कर दी। मैंने अब इसी पैराग्राफ को, सिंपल इसी पैराग्राफ को आईडी असाइन कर दी P1 की, और अब मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ मैं इसी पैराग्राफ को इसकी आईडी से कॉल करके सिर्फ इसी पैराग्राफ की फॉन्ट फैमिली जो है वो वर्डाना करूं। तो मैं आईडी को कॉल करता हूं हैश के सिंबल के साथ। हैश का सिंबल हैश से क्या होगा, और आगे मैं उस आईडी का नाम लिख देता हूं हैश। आईडी का नाम वहां पे क्या लिखा था, P1, तो यहाँ पे भी मैंने उसको कॉल करने के लिए P1 का इस्तेमाल कर दिया। हैश P1 से कॉल किया इस आईडी को। अब वो ढूंढेगा पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कि P1 नाम की आईडी कहाँ पे किस एलिमेंट को असाइंड है, उसको इस पैराग्राफ को ढूंढेगा। नीचे जितने भी पैराग्राफ्स के टैग्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, किसी भी पैराग्राफ को हमने P1 की आईडी तो असाइन नहीं की, सिर्फ इसी को की है। तो अब वो क्या करेगा, सिर्फ इसी की फॉन्ट फैमिली जो है वो वर्डाना कर देगा। मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा से आके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप लोग देखें सिर्फ इसकी फॉन्ट फैमिली वर्डाना है, बाकी सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो अपनी पुरानी फॉर्म के अंदर आप लोगों को मिल गया है। और बात समझ में आई है? इनलाइन CSS और इंटरनल CSS दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया या नहीं, ये मुझे बता दें ज़रा, कमेंट्स के अंदर कंफर्म कर दें कि सर इनलाइन CSS क्या होती है, कि जो किसी टैग के अंदर जाके हम स्टाइल शुरू करते हैं और उसके अंदर हम पैराग्राफ को टारगेट करना है तो स्पेसिफिकली उसी पैराग्राफ के टैग के अंदर जाके उसकी फॉन्ट फैमिली वर्डाना कर दी, ठीक है। लेकिन इंटरनल CSS क्या है कि हेड के टैग के अंदर जाएं, स्टाइल का टैग शुरू करें और एंड करें, वहां पे सारे एलिमेंट्स को कॉल कर लें और वहीं पे उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम चेंज कर लें, ठीक है। तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दें। ये हमने अभी दो चीजें पढ़ी हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? एक है हमारी इनलाइन CSS और दूसरी है इंटरनल CSS। इसको साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करें, ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी साथ साथ तो फिर बहुत मसले आएंगे बाद में। गुड, वेरी गुड, ठीक है, बड़ी बात है जी। पहली दफ़ा में अगर सबको क्लियर हो गया है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इंटरनल रिवाइज कर दें, चले जी इंटरनल रिवाइज कर देते हैं। इंटरनल CSS क्या है कि हेड के टैग के अंदर जाएंगे, स्टाइल का टैग शुरू करेंगे, स्टाइल का टैग एंड करेंगे, और यहाँ पे हम जिस एलिमेंट को चाहें उसको कॉल करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे, हमारा ये बॉडी का टैग है, इस बॉडी के टैग को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। मैंने लिखा जी बॉडी, उसको उसके नाम से पुकारा और वो दौड़ा चला आया। और अब मैंने इसका जो बैकग्राउंड कलर था, बैकग्राउंड माइनस कलर, वो मैंने कर दिया लेट्स सपोज पाउडर्ड ब्लू, ठीक है, ये कलर का नाम है पाउडर ब्लू। पूरी बॉडी को मैंने टारगेट किया और पूरी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर था उसको मैंने चेंज करके पाउडर ब्लू कर दिया, ठीक है।
रिफ्रेश किया तो अब आप लोग साफ नज़र आ रहा है कि जितनी भी बॉडी थी सारी की सारी जो कलर था उसका वो हमारा पाउडर्ड ब्लू हो चुका है। और बात समझ में आ गई है। ये काम हमने किया है इंटरनल CSS से। यही काम मैं जो है इनलाइन CSS से भी कर सकता था। इनलाइन CSS में क्या करना था कि ये बॉडी का टैग है, इसके अंदर ये स्टाइल का टैग लिखा और यहाँ पे मैंने जो है वो प्रॉपर्टी लगा दी। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। बॉडी के टैग के अंदर जाता हूँ जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज एंड हो रही हैं। यहाँ पे मैं एक अपनी प्रॉपर्टी शुरू कर लेता हूँ, बैकग्राउंड माइनस कलर की, ठीक है। और उसको मैंने जो है वो रेड कर दिया, लेट्स सपोज। तो अब उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है, ठीक है। सर अगर किसी स्पेसिफिक एरिया का कलर चेंज करना हो तो हम उस स्पेसिफिक एरिया के टैग के अंदर जाएंगे। जैसे हम पैराग्राफ की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सिंपल ये स्पेसिफिक पैराग्राफ है, इसी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है हमने, तो वो उस पैराग्राफ के टैग के अंदर जाके स्टाइल का टैग लिखेंगे और उसका हम जो है वो कलर चेंज कर देंगे। हाय, कितना अच्छा सवाल पूछा है अश्ताफीला सिद्दीकी चौधरी ने। ये वैसे तीनों आप ही हो अश्ताफीला? इतना लंबा नाम है, मेरा ख्याल था कि 2-3 लोग होंगे ये। सर इनलाइन का काम भी वही है जो इंटरनल का है। तो इंटरनल बनाने का मकसद क्या? बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई इंटरनल का यूज़ क्यों करते हैं। अभी तो आपको मैंने एक्सटर्नल नहीं पढ़ाया, तो आपने कहना था सर एक्सटर्नल क्यों बनाई है, ये जो डेवलपर हैं ये तो हमें पागल हैं, क्यों बनाते हैं हम एक्सटर्नल को, क्या किस लिए यूज़ करते हैं, इंटरनल को किस लिए यूज़ करते हैं। तो उसका एक मेन रीज़न जो है वो ये है कि हम हर एक पैराग्राफ को टारगेट करना हो तो अलग-अलग से हर एक अब मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई 100 पैराग्राफ्स है, तो हर एक 100 पैराग्राफ्स को जाके मैं टारगेट करूंगा और उसकी फॉन्ट फैमिली बढ़ाना करूंगा। मुझे तो सारे के सारे पैराग्राफ्स की फॉन्ट फैमिली को बढ़ाना करना है, ठीक है। तो मैं उसको जब तक इंटरनल CSS के अंदर कॉल नहीं ना करूंगा तब तक मैं उसको ऐसे हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब मैं 100 के 100 पैराग्राफ्स के अंदर जाके स्टाइल का टैग शुरू करके उसकी जो है वो फॉन्ट फैमिली बढ़ाना नहीं कर सकता, बल्कि मुझे क्या करना है, सिंपल मैं जाऊंगा यहाँ पे पैराग्राफ मैं कॉल करूँगा कि जी आपने सिंपल P को कॉल करना है, जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी फॉन्ट फैमिली बढ़ाना कर दें, ठीक है। तो वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, इसलिए जो है मैं वहाँ पे इनलाइन CSS का इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, इनलाइन CSS का इस्तेमाल मुझे कभी कभार करना पड़ता है जब मैं किसी एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को या किसी एलिमेंट को जो है मैं इंडिविजुअली हैंडल करना चाह रहा हूँ और इंडिविजुअली उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनलाइन CSS को इस्तेमाल कर लेते हैं। काशिफ जट, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल और प्लस का साइन है बैक स्पेस के बिल्कुल साथ वाला जो बटन होता है, कंट्रोल के साथ उसको दबाएंगे तो वो जूम हो जाएगा। सर अगर एट अ टाइम 2 पैराग्राफ्स का चेंज करना हो तो वो करके दिखा दें। जी बिल्कुल करके दिखा देते हैं। यस सर, ओके, आईडी दे के कर सकते हैं। अभी आईडीज और क्लासेस का कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, अभी सिंपल आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हमने CSS की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। आईडीज और क्लासेस को कल पे रख लें, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सर टेक्स्ट को कलर देना हो अगर, तो टेक्स्ट कलर की एक प्रॉपर्टी है, उसको भी अभी आज ही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट का कलर जो है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं फॉन्ट फैमिली की, फॉन्ट फैमिली हमने वर्डाना कर ली, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर अभी हम जो है वो वाइट ही रहने देते हैं, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी नहीं लगाते ताकि कलर्स जो हैं वो वाजे हो जाए। ठीक हो गया, लें जी। तो अब दोबारा अपनी असली हालत में आ गए जहाँ पे इस पैराग्राफ को फॉर्मेट कर रहे थे। तो इस पैराग्राफ की
हमने सिंपल अभी फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज की है, बल्कि यहाँ पे सारे पैराग्राफ्स की चेंज हुई है। मैं इसको दोबारा से वापस ले जाता हूँ, इसको मैं कॉल करता हूँ #p1 से। अच्छा, अब मैं वर्डाना करने के बाद इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ येलो। ठीक है, वापस आए तो अब देखें उसका कलर जो है वो येलो हो चुका है। ठीक है, ये टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी जो है उसको हम सिंपल येलो बोलते हैं। मैं ग्रीन कर देता हूँ इसको, ज़रा प्रोमिनेंट है वो। ठीक है, तो देखें अब ज़रा हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। तो कलर की प्रॉपर्टी है, जब हम टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं तो वो कलर जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, कलर की प्रॉपर्टी। चलें आगे चलते हैं ज़रा। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लिख सकते हैं, जो कर सकते हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अभी। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी की बात करूँ, वो है जी फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी, फॉन्ट माइनस स्टाइल। ठीक है, उसकी एक वैल्यू है ऑब्लिक। तो देखें ज़रा थोड़ा सा उसने उसको टेढ़ा कर दिया। इसको ज़रा डिटेल के अंदर पढ़ने के लिए आप इसको देख सकते हो, फॉन्ट स्टाइल इन CSS। ठीक है, तो फॉन्ट स्टाइल कितने किस्म के होते हैं, अंडरलाइन होता है, ओवरलाइन होता है। ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे। इसको वैल्यूज सिंपल आपने चेंज करनी है इसकी। अब ऑब्लिक की बजाय आप इसको अंडरलाइन कर दें। ठीक है, और अंडरलाइन नहीं है, इसकी वैल्यू होगी, मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखा दूँ ये फॉन्ट फैमिली है और ये फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ हैं, कुछ इटैलिक है, ऑब्लिक है और नॉर्मल है। नॉर्मल तो आम टेक्स्ट होता है, इसके अलावा इटैलिक जो है इसकी वैल्यूज़ आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। मैं अभी जो है हम ये कर लेते हैं कि हम फॉन्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा और हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी फॉन्ट साइज़ की, फॉन्ट माइनस साइज़। फॉन्ट साइज़ लेट सपोज मैंने इसका जो है वो 200% कर दिया। ठीक है, अपनी मर्जी है, जितना मर्जी इंक्रीज़ करते जाएं। तो देखें ज़रा, अब उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्स्ट, और साथ साथ मैंने उसको जो है वो कर भी लिया है, इटैलिक भी कर लिया। अरसलान सुहेल, टेक्स्ट को कलर हम दे चुके हैं। कलर की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने ये टेक्स्ट को ही कलर दिया है तो कलर की प्रॉपर्टी लगाइए, यहाँ पे कलर इज इक्वल टू ग्रीन किया हुआ है। ठीक है, चलें जी, अभी तक कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने? फॉन्ट फैमिली, कलर, फॉन्ट स्टाइल, उसको हमने इटैलिक बोल दिया, और फॉन्ट साइज जो है वो हमने 200% कर दिया। इसके अलावा अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ओवरलाइन और अंडरलाइन करने के लिए आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन की, टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन। अब टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन के अंदर अगर मैं इसको ओवरलाइन करता हूँ तो ओवरलाइन का मतलब होता है कि टेक्स्ट के ऊपर इसने एक लाइन लगा देनी होती है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें टेक्स्ट के ऊपर जो है इसने एक लाइन लगा दी है, और इसके बाद अगर मैं ओवरलाइन की बजाय इसको अंडरलाइन बोल देता हूँ, ठीक है, तो अंडरलाइन में क्या करता है, ये नीचे लगा देता है, ये जो प्रॉपर्टी है वो उस टेक्स्ट के नीचे लगा देता है। फिर उसके बाद एक हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट माइनस इंडेंट की। ये प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत ज़रूरी है, मैं पढ़ाता रहूँगा तो ये गुजर जाएंगी ऐसे ही, ठीक है, खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। टेक्स्ट इंडेंट में लगा देता हूँ इसको 50 पिक्सल्स का, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ज़रा, पहली लाइन जो है, आप लोगों को पता है कि पैराग्राफ, जब एक पैराग्राफ ख़त्म होता है ना तो अगली लाइन, जो अगला पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन जो है वो थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है स्टार्ट में, और फिर उसके बाद शुरू किया जाता है उसको, ठीक है। 50 पिक्सल की बजाय मैं अगर इसको 100 पिक्सल कर दूं
तो ये पिक्सल्स के लिहाज से मैनेज होगा और थोड़ा सा इंडेंट करके उस टेक्स्ट को लिख दिया जाएगा। अच्छा हमजा, स्टाइल और डेकोरेशन में ये फ़र्क है कि वो जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अंडरलाइन है, ओवरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, और फॉन्ट स्टाइल की अपनी है, जैसे ओब्लीक है, इटैलिक है और नॉर्मल है। तो अंडरलाइन और ओवरलाइन करना हो अगर टेक्स्ट को तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करते हैं, और अगर हमने उसका स्टाइल चेंज करना हो, जैसे अगर थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा करके हम अल्फाज को लिखते हैं, तो उसके लिए हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो है फॉन्ट स्टाइल की, ठीक है, उसको हम इटैलिक बोल देते हैं। सर अच्छा जी, ठीक है जी, यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई है, टेक्स्ट इंडेंट तक। अब इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है हमारे पास, देख लेते हैं जी। साथ साथ हम देख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म की। अब टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म किस लिए यूज़ होता है, हमने अगर अपने टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना हो। अब ये देखें, ये सारे का सारा टेक्स्ट है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स जो हैं वो कैपिटलाइज हैं, जैसे पहला वर्ड, हर एक लाइन का पहला वर्ड कैपिटलाइज्ड है, लेकिन बाकी सारे जो है वो स्मॉल लेटर्स में आ रहे हैं। मैं सबको कैपिटलाइज करना चाहता हूँ तो मैं कैपिटलाइज की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ इसको, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये सारी की सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को, CSS की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी, आप इनको यूज़ कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी भी लगाई जा सकती है। फॉन्ट वेट में बोल्ड कर देता हूँ इसका, फॉन्ट माइनस वेट, वो कर दिया मैंने बोल्ड, ठीक है। तो वापस आए, देखा तो चेक किया, तो अब देखें जरा उसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है, ठीक है। सर अगर पैराग्राफ को इंडेंट लगाना हो तो वो लगा दिया हमने, ये देखें ये पैराग्राफ थोड़ा सा इंडेंटेड है, ठीक है। टेक्स्ट माइनस इंडेंट की प्रॉपर्टी हमने इसको लगा दी हुई है। डेकोरेशन के अंदर अंडरलाइन, ओवरलाइन और तीसरी वैल्यू स्ट्राइक थ्रू की भी है, उसको भी आप लोग इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ नया ले लेते हैं, सारी प्रॉपर्टीज इसी को लगाते रहना। अगला पैराग्राफ लेते हैं हम, नीचे वाला। इस पैराग्राफ को, ये जो डमी सर्विलियंस कैमरास वाला पैराग्राफ है, इसको मैं आईडी असाइन करता हूँ P2 की, ठीक है। मेक श्योर कि हर एक आईडी का नाम डिफरेंट रखें आप। दोबारा से मैं स्टाइल के अंदर आता हूँ, जैसे हमने वहाँ पे उसको कॉल किया था #P1 से, मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा #P2 से, और यहाँ पे हम इसको प्रॉपर्टीज जो हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पैराग्राफ सेकंड है, सेकंड पैराग्राफ को हम पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं, लेट्स सपोज वर्ड स्पेसिंग की। वर्ड स्पेसिंग क्या करती है, वर्ड स्पेसिंग की प्रॉपर्टी ये करती है कि आपके वर्ड्स के दरमियान की जो स्पेस है उसको इंक्रीज कर देती है। वर्ड्स के दरमियान की, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, वर्ड स्पेसिंग है तो वर्ड्स के दरमियान की जो स्पेस है उसको इंक्रीज करेगी। हाँ, अगर बात करें लेटर्स के दरमियान की स्पेस को, तो उसके लिए हम लेटर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी जो है वो यूज करते हैं। सर किसी एक वर्ड को अंडरलाइन करना हो तो क्या करेंगे, कर लेते हैं जी, अभी कर लेते हैं। वर्ड स्पेसिंग की प्रॉपर्टी मैंने लगाई इसकी 20 पिक्सल्स की, मैंने वर्ड स्पेसिंग 20 पिक्सल्स का लगा दिया। तो अब ये देखें ज़रा, इसके वर्ड्स के दरमियान की जो स्पेस है अब उसने वो इंक्रीज कर दी। इसके साथ साथ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, वो है लेटर स्पेसिंग की। लेटर स्पेसिंग कॉलन, वो उसको भी 20 पिक्सल ही कर दें, ठीक है। अपनी मर्जी है ना, प्रॉपर्टी लगा के देखनी है, चेक करना है हमने कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लें जी, हमारे लेटर्स जो हैं वो सारे इधर उधर हो गए हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सा लेटर जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब जैसे आमिना एजाज ने कहा कि सर किसी एक वर्ड को अगर हमने अंडरलाइन करना है जी, अंडरलाइन कर लेते हैं। हम यहाँ से इसकी जो प्रॉपर्टी थी इसको हम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी अंडरलाइन वाली जो है हमें नहीं चाहिए, मतलब पूरा पैराग्राफ जो ऊपर अंडरलाइन हुआ था वो अब हमने नहीं करना। मैं ये चाहता हूँ कि हैव और यू, सिर्फ इसको मैं अंडरलाइन करूँ, ठीक है। तो हैव और यू पे जाता हूँ ज़रा मैं। है यहाँ पे एक हमारे पास टैग है स्पैन का। कौन सा टैग है? स्पैन का टैग
इंडिविजुअली कुछ भी नहीं करता। मैं इसको है यू के बाद ख़त्म करता हूँ और हैव से पहले जो है मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको टैग को स्टार्ट कर दिया। मतलब हैव यू को मैंने अंडरलाइन करना था ना, तो हैव यू को मैंने स्पैन के टैग के अंदर इनक्लोज कर दिया। वापस आया, स्टाइल का टैग यहाँ पे स्टार्ट किया। कौन सी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए? टेक्स्ट डेकोरेशन की, तो टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन अंडरलाइन। ले जी, वापस आए तो अब इसको चेक करेंगे तो सिंपल हैव और यू जो हैं ये अंडरलाइन हो चुके हैं। और अब जो है हम चाहे तो एक वर्ड को चाहे तो एक लेटर को भी जाके टारगेट कर सकते हैं। स्पैन का जो टैग है ये इंडिविजुअली खुद कुछ नहीं करता, लेकिन सिर्फ इसलिए यूज़ होता है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करके अगर उसको इनलाइन सीएसएस के ज़रिए हैंडल करना चाह रहे हैं तो हम उसके गिर्द स्पैन का टैग लगा देते हैं और उसको हम इस तरह हैंडल कर लेते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर कोई मुश्किल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आमना इजाज, क्लियर हो गया आपको? यू टैग भी लगा सकते हैं। हाँ जी, वो यू टैग तो HTML का टैग है ना अंडरलाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी लिखी है ये CSS की प्रॉपर्टी है। सर अगर अंडरलाइन का कलर डिफरेंट करना हो तो यही करेंगे ना, ये जहाँ पे हमने अंडरलाइन किया इसको यहाँ पे हम इसका कलर जो है वो जाके रेड कर देते हैं। सिंपल। नहीं जी, अब वो रेड हो गया। जिसको अंडरलाइन किया था उसको हमने उसका कलर भी चेंज कर दिया। सलमान गिलानी, बार बार आप यू टैग की तरफ क्यों जा रहे हो? वो HTML की चीज़ें थी, वो पुरानी चीज़ें थी, अब नई चीज़ें आ गई हैं, इसको इम्प्लीमेंट करो ज़रा। यू टैग जो है वो सिंपल, आप किस किस चीज़ को यू टैग लगाओगे? CSS प्रॉपर्टी आप पूरे डॉक्यूमेंट को लगा सकते हो, लेकिन यू टैग के लिए आपको हर एक उस चीज़ को यू टैग के अंदर रखना पड़ेगा जिसको आप अंडरलाइन करना चाहते हो। ठीक है। अब ये देखो मियाँ आसिम साहब ने सवाल पूछा, सर वीडियो एफएक्स मेकर टूल में वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रही। तो अब हम बात कोई और कर रहे हैं, लेक्चर कुछ चल रहा है बीच में, एफएक्स मेकर आ जाएगा तो मैं अब क्या करूँगा? हालांकि अहमद ने पूरा ट्यूटोरियल बना के आपको जो है वो बता दिया कि हमने वो कैसे उसको यूज़ करना है। अभी भी आप लोगों को मसला आ रहा है तो मुझे नहीं पता कि इन मसलों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी आगे चलते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। एक और पैराग्राफ ले लेते हैं जी हम। निचला पैराग्राफ जो है, लेट्स सपोज ये वाला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को हम ID असाइन करते हैं, ID = P3। ठीक है, P3 मैंने इसको दी और ऊपर गया स्टाइल के टैग के अंदर, यहाँ पे मैंने इसको हैश P3 से कॉल किया, वापस आया और यहाँ पे मैंने जो है वो करना ये है कि जो इसका फर्स्ट लेटर है उसको मैंने कॉल करना है। P3 का फर्स्ट लेटर देख लें ज़रा, ये हमारा P3 है, फॉर एवरी प्रोडक्ट। तो फॉर का जो हमने P3 लगाया है देख लेते हैं ज़रा, तो ये फॉर आ रहा है। ठीक है, मैं इसके सिंपल फर्स्ट लेटर को जो है वो टारगेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेटर को टारगेट करना चाह रहा हूँ अगर मैं, तो P3 के बाद मैं एक कॉलन लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट लेटर, फर्स्ट माइनस लेटर। कंट्रोल S किया, नीचे आया तो यहाँ पे मैंने अब उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इसको देनी है। फर्स्ट लेटर का मतलब फॉर का सिंपल जो F है, उस पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कौन है? F। अब मैंने उसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। फॉन्ट माइनस साइज जो है, लेट्स सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि ये 42 पिक्सल्स का रखना है आपने। ठीक है, इसके साथ साथ चलें अभी इतना करते हैं, चेक करते हैं रिफ्रेश करके कि वो इम्प्लीमेंट हुआ भी है या नहीं। तो ये देखें अब ज़रा, फॉर का F कैपिटल हो गया। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी आपकी कोई बुक शुरू होती है
तो उसका पहला लेटर जो है वो बड़ा करके लिखा होता है उन्होंने। इसके साथ साथ मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। तो बोल्ड करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, फॉन्ट वेट की, तो फॉन्ट माइनस वेट की प्रॉपर्टी है, उसको मैं बोल्ड कह देता हूँ। नहीं जी, वापस आए, रिफ्रेश किया, तो अब एफ जो है वो थोड़ा सा बोल्डेड भी हो चुका है और थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया उसने। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी तक हमने जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ये सारी की सारी हमने टेक्स्ट के ऊपर लगा के देखी हैं। ये टेक्स्ट जो है वो किसी भी किस्म का हो सकता है, ये पैराग्राफ का टेक्स्ट भी हो सकता है, ये हेडिंग का टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, और किसी भी किस्म का टेक्स्ट जो है वो आप लोग इसको लगा सकते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा मैं अगर मार्जिन्स जो हैं वो यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। आपको पता है मैंने बॉडी को जो है वो मार्जिन्स लगाए हुए थे, उसकी मैं कहता हूँ कि मैं अगर अलग-अलग इन चीज़ों को हैंडल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बॉडी के अंदर से मार्जिन की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देता हूँ। और अब F5 दबाते हैं तो वो पूरी बॉडी की जगह जो है वो घेर लेगा हमारा जो टेक्स्ट है। हारून कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ज़्यादा तो इसमें काम करने का मज़ा आ रहा है। हाँ जी जी, ऐसे ही है बिल्कुल, ये ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं और स्किल लेवल भी आपका बढ़ता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो एक छोटी चीज़ है ना, ठीक है, आप यहाँ पे अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो ये एक स्किलफुल लोगों की जो है वो निशानी होती है कि वो काम को करने के मुख्तलिफ वेज ढूंढ लेते हैं। अभी तक हमने एक्सटर्नल CSS डिस्कस नहीं की। एक्सटर्नल CSS इससे भी ज़्यादा जो है वो आसान है और आप कह सकते हैं कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। Sir, what is the best practice to create CSS for every page or create a CSS document for the whole website and link into every page? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मुदस्सिर सरदार का क्वेश्चन है। अभी हम एक्सटर्नल CSS हमने अभी नहीं पढ़ी, आज ही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उसको कि हम अलहदा से एक CSS की फ़ाइल बना लें। अभी तो हम HTML वाली फ़ाइल के अंदर ही CSS का कोड कर रहे हैं ना। हम क्या करेंगे, एक CSS की अलग फाइल बनाएंगे। जैसे हमने .html की एक्सटेंशन से इस फाइल को क्रिएट किया था ना, ये camera.html, इसी तरह हम एक और फाइल बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ CSS का कोड होगा और हमारी वो वाली जो CSS की फाइल होगी हमारी इस HTML की फाइल के साथ लिंक्ड होगी और हम काम उस CSS की फाइल में करेंगे, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो इस कैमरे वाली फाइल के अंदर हमें नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, आ जाए जी, आगे चलते हैं। इसके अलावा अब मैं अगर किसी पैराग्राफ को जो है वो कोई मार्जिन शार्जन या फिर कोई पैडिंग वगैरह देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। अगर मैं पहले ही पैराग्राफ पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को पता है जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो ये वाला है, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश करके देख लें, हाँ जी ठीक है। अब मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पे कॉल किया हुआ है #P1 से, मैं इसको जो है वो मार्जिन देता हूँ। अभी सिंपल मार्जिन की प्रॉपर्टी लगाई, मार्जिन जो है वो मैंने दे दिया इसको 20 पिक्सल्स का। ये चलें 50 पिक्सल्स कर लें। तो देखें ज़रा दोनों साइड से उसने मार्जिन जो है वो 50 पिक्सल्स का दे दिया। आप इसको अलग-अलग से भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड से ज़्यादा मार्जिन देना चाहते हैं, राइट साइड से कम मार्जिन देना चाहते हैं, तो आप जो है इसको ऐसे कर सकते हैं कि मार्जिन माइनस लेफ़्ट की प्रॉपर्टी अलग से लिख लें 50 पिक्सल्स वाली, और मार्जिन माइनस राइट की प्रॉपर्टी अलग से लिख दें, उसके अंदर 20 पिक्सल्स ही रहने दें, ठीक है। लेफ़्ट से ज़्यादा दे दिया और राइट से कम दे दिया। तो अब देखें ज़रा
लेफ्ट वाला जो है उसका जो है वो ज़्यादा है साइज़ मार्जिन का, और राइट वाले का कम है। फिर इसके अलावा मैं इसको बॉर्डर शॉर्डर भी लगा सकता हूँ। बॉर्डर की प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो भी मौजूद है, हमने पहले भी लगा के देखी थी, ठीक है। अब भी लगाना चाहते हैं तो लगा लें आप। बॉर्डर लगा दें इसको 2 पिक्सल्स ब्लैक कलर का, ठीक है, और वो सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है। वापस आए, रिफ्रेश किया तो आप देखें 2 पिक्सल्स का बॉर्डर इस पैराग्राफ के गिर्द जो है वो लग चुका है। अगर आप चाहें तो इसको सॉलिड की बजाय डॉटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। डॉटेड को क्या करेगा वो, रिफ्रेश करेंगे तो अब आप लोग देख रहे हैं ये डॉट वाली लाइन एक उसने लगा दी है, डॉट्स लगे हुए हैं चारों तरफ। डॉट्स भी लगा सकते हैं और इसको आप डैश्ड भी लिख सकते हैं, मतलब डैशेस लगा देगा, ठीक है। लें जी, अब वो उसने डैशेस लगा दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। बहुत सारी अनगिनत प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की। हमने आप कह लेंगे अभी 2% 3% भी हमने इसको डिस्कस नहीं किया। अनगिनत प्रॉपर्टीज़ हैं और अनगिनत प्रॉपर्टीज़ में से हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बेसिक चीज़ जो लर्न करने वाली है वो ये है कि आपको प्रॉपर्टी लगाना आ जाए कि हम उस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं अपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको तीनों तरीके बताऊं, इनलाइन CSS क्या है, इंटरनल CSS क्या है और एक्सटर्नल CSS क्या है। अभी तक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मैं इन्हीं सेम प्रॉपर्टीज़ को एक्सटर्नल CSS के ज़रिए कॉल करना चाहता हूं तो उसको मैं कैसे करूंगा, ज़रा आए उसको देख लेते हैं। अगर मुझे आप लोग इजाज़त दें तो मैं एक्सटर्नल CSS पे मूव कर जाता हूं। अगर कहते हैं तो हम इंटरनल और इनलाइन CSS को ही और पढ़ लेते हैं। अगर तो क्लियर हो गया इन दोनों का जो डिफरेंस है कि इनलाइन CSS क्या है, इंटरनल CSS क्या है, तो फिर हम अब इससे आगे चलते हैं। मुतैयब का सवाल ये है कि एक लाइन पे एक टैग लिख रहे हैं तो आप क्या इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये बड़ा भद्दा लगता है मुझे ख़ास तौर पे कि कोई पता नहीं चल रहा होता है कौन सी प्रॉपर्टी किधर से शुरू हो रही है किधर एंड हो रही है। तो इसलिए इंडेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक लाइन के अंदर एक प्रॉपर्टी लिखें, ठीक है। चलें जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 100% क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलें, गुड, वेरी गुड, परमिशन ग्रांटेड सर, बहुत शुक्रिया नवीद, मैं आपका ये एहसान कैसे भुला पाऊँगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी, आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक्सटर्नल CSS पढ़ना है हमने। अब ये देखें ना, हमने इंटरनल और इनलाइन दोनों को पढ़ लिया है। अब इससे अगली चीज़ है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या है कि एक्सटर्नली मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ और एक्सटर्नल CSS जो है उस फाइल के अंदर मैं सारा CSS का कोड उसके अंदर करता हूँ और HTML का कोड मेरा अलग हो जाता है HTML फाइल के अंदर और CSS का कोड अलग हो जाता है CSS की फाइल के अंदर, और उन दोनों फाइल्स को आपस में लिंक कर लेता हूँ और उसकी आउटपुट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। मैं अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने की है ना, मैं लेट सपोज इन सब को कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने का मतलब ये कि मैं इनका इफेक्ट जो है वो नहीं देखना चाहता। ये स्टाइल की जितना भी टैग था कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेरी वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, ठीक है। आ जाए ज़रा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो तकरीबन पुरानी हालत में वापस आ चुका है। ठीक हो गया, ठीक है। अब मैंने ये किया कि वापस आया सब लाइन के अंदर, एक कंट्रोल N के जरिए एक नई फाइल मैंने क्रिएट की और कंट्रोल S से मैंने उसको सेव किया और सेम उसी जो है वो डायरेक्टरी के अंदर कर लिया जहाँ पे मेरी camera.html स्टोर्ड थी ना,
उसी डायरेक्टरी के अंदर, उसी फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बना ली style.css के नाम से। आप लोगों को याद होगा पहले हमने जो फाइल्स क्रिएट की थी उनकी जो एक्सटेंशन थी वो .html रखी थी। अब ये जो फाइल बना रहे हैं, क्योंकि हम इसके अंदर CSS का कोड करने जा रहे हैं, तो इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो CSS होगी। नाम इसका चाहे जो मर्जी रखें आप, style.css रख लें, sufyan.css रख लें, लेकिन .css जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसको हम CSS की फाइल बनाने जा रहे हैं और इसका कोड जो है सारे का सारा हम CSS के अंदर किया करेंगे। अच्छा, अब ये CSS की फाइल बन चुकी है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये HTML की फाइल है। मैं इस पैराग्राफ को PID = P1, ठीक है, मैं यहाँ से इसकी ये चीज़ें भी रिमूव कर देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अब इन पैराग्राफ्स को वन बाय वन इस style.css के अंदर कॉल करना शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि आईडी को हम हैश के सिंबल से कॉल करते हैं, तो हैश लिखा, P1 लिखा, ब्रैकेट्स लिखी, स्टार्ट की, एंड की, और मैंने इसका जो कलर था पैराग्राफ का वो मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। वापस आया, चेक किया क्या वो ग्रीन हो चुका है, तो भाई मुझे ये नज़र आया कि उसने किसी चीज़ को ग्रीन नहीं किया। मैंने तो style.css बना ली है और मैंने उस पैराग्राफ को भी कॉल कर लिया। यहाँ पे मसला कहाँ पे आ रहा है? कोई बता सकता है क्या मसला आ रहा है? कौन बताएगा कि मैंने इस पैराग्राफ को जब मैंने इंटरनल CSS में यहाँ पे कॉल किया था हैश P1 के अंदर, तो यहाँ पे तो जब मैंने उसका कलर ग्रीन किया था तो वो चेंज हो गया था, कलर ग्रीन हो गया था, लेकिन अब मैंने अलग से एक फाइल बना ली है, उस फाइल के अंदर जब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा वो। ठीक है जी, कुछ लोग कह रहे हैं लिंक नहीं किया हम, ठीक है जी, लिंक कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। लिंक करना है जी दोनों शीट्स को। वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए सारे। तो सर लिंक करवाना पड़ना, लिंक नहीं है, हाँ जी जी बिल्कुल, जवाब यही है कि हमारी जो HTML की फाइल है वो हमारी CSS की फाइल के साथ लिंक्ड नहीं है। जब तक हम इन दोनों के दरमियान में एक राब्ता कायम नहीं करेंगे, लिंक पैदा नहीं करेंगे, तब तक जो है ये CSS की जो फाइल है उसके अंदर जाके हम कोड नहीं कर सकते। तो मैं HTML वाली फाइल के अंदर आता हूँ और हेड के सेक्शन में जाता हूँ। हेड के सेक्शन में टाइटल से नीचे मैं एक टैग लिखता हूँ लिंक का, ठीक है, और उसके अंदर उसका हाइपर रेफरेंस के अंदर मैं उस फाइल का नाम दे दूंगा जिस फाइल को मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। उस फाइल का नाम हमने क्या रखा था? style.css। तो जब style.css को हमने इस HTML फाइल के अंदर आके लिंक कर दिया, तो ये वाली जो style.css थी अब इस camera.html के साथ लिंक हो चुकी है। मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें जरा, अब उसका कलर चेंज हुआ है? अभी भी नहीं हुआ। अब क्या करें? अब क्या गलती है भाई? अब कौन बताएगा? अब आओ जरा मैदान में। ये बोल्ड कर दिया इसने, लेकिन ग्रीन क्यों नहीं किया भाई? ये बताए। कुछ करें सर, बिन बाबर कह रहा है कुछ करें। सारा कुछ मैं ही करूं, कुछ आप लोग भी कर लिया करो। ये देखें जरा, मसला यहाँ पे है कि कलर के बाद जब आप कोई प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं ना, तो कलर के बाद आप सेमी कॉलन नहीं लगाते, कलर के बाद आप कॉलन लगाते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन को रिमूव कर दें। अब देखें जरा, अब ग्रीन का कलर जो है वो चेंज हो गया ना। मैं यहाँ पे अगर कॉलन को रिमूव करके सेमी कॉलन लिखता हूँ तो ग्रीन जो है वो वाइट हो जाता है।
और इसको मैं रिमूव करके अगर मैं कॉलर लगाता हूँ तो अब देखें ज़रा, अब वो ग्रीन जो है वो उसका कलर जो है वो ब्लू हो गया। ठीक है, तो इससे भी आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो गई है या फिर नहीं। ठीक है, फिजा कह रही है स्टाइल का टैग नहीं लगाया। यहाँ पे स्टाइल का टैग नहीं लगाना फिजा, हमने डायरेक्टली एलिमेंट्स को पकड़ना है और उनको कॉल करते जाना है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चले ठीक है, ग्रीन इज नॉट ब्लू। ठीक है, अच्छा जी वापस आते हैं, अब चेक करते हैं कि इसका कलर ग्रीन हुआ है या नहीं। तो अब देखें ज़रा, वो बोल्डेड भी हो चुका है और ग्रीन भी हो चुका है। लें जी, अब हम क्या कर सकते हैं कि बारी बारी इनको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। मैं लेट सपोज हैश p2 को यहाँ पे कॉल करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे चीज़ें जो हैं इसकी चेंज कर देता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन थी, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी लगाई मैंने उसको, और मैंने उसको अंडरलाइन बोल दिया कि अंडरलाइन करना है आपने उसको। तो पैराग्राफ 2 जो भी जितना भी होगा वो सारे का सारा आप देखें अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप एक्सटर्नल CSS के अंदर जाके इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अब इससे आगे आ जाती हैं। सर मैं बताने ही लगा था कि आपने पहले ही कर दिया सवाल। अच्छा जी, मैं बड़ा तेज़ हूँ जी, मैं आपको बताने ही नहीं देता। अच्छा आगे चलते हैं। आगे ये है कि आपने ये करना है कि अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर मैं ये पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 1 को मैंने कलर जो है वो ग्रीन दिया है अपनी एक्सटर्नल CSS के अंदर, और मैंने यहाँ पे आके जो इंटरनल CSS थी यहाँ पे मैंने दोबारा से हैश p1 को कॉल किया, और मैंने उसी p1 को, जहाँ पे मैंने इसी p1 को यहाँ पे भी कॉल किया ना, यहाँ पे मैंने उसका कलर ग्रीन कर दिया, और यहाँ पे इंटरनल CSS के अंदर जाके मैंने उसका कलर जो है वो रेड कर दिया। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक ही प्रॉपर्टी एक ही एलिमेंट को लगाई है, वहां पे भी कलर, यहाँ पे भी कलर, वहां पे कलर उसका ग्रीन की है, इंटरनल में उसका कलर रेड किया। अब मुझे ये बताएं कि अब वो जो पहला पैराग्राफ है उसके जो आउटपुट होगी उसका कलर ग्रीन होगा या फिर रेड होगा, कौन बताएगा? जल्दी बताएं जरा। सेम प्रॉपर्टी लगाई है, सेम एलिमेंट को, p1 को ही लगाई है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि एक्सटर्नल में मैंने उसको ग्रीन कहा और इंटरनल में मैंने उसको रेड कह दिया, तो इन दोनों में से कौन सा कलर इंप्लीमेंट होने वाला है? एहतशामुल हसन कह रहे हैं ग्रीन, हुमायूं ज़ेब कह रहे हैं रेड होगा, और नदीम कह रहा है ओवरराइड हो जाएगा। पता नहीं क्या ओवरराइड होगा। ग्रीन ग्रीन और इंटरनल की, बिन बाबर कह रहा है इंटरनल की प्रॉपर्टी आएगी। मुदस्सिर रेड होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा, पहले डिसाइड कर लें भाई कौन सा होगा। हारून अवान ग्रीन, रेड होगा, ठीक है जी। एक्सटर्नल वर्क करेगी, नवीद कह रहे हैं। इंटरनल CSS है हाई प्रायोरिटी, मियाँ आसिम कह रहे हैं। वकार कह रहे हैं जी ग्रीन है। आई थिंक ग्रीन बिकॉज लिंक पहले आए है। क्या लॉजिक है जी मुदस्सिर, वेरी गुड। मुदस्सिर इकबाल कह रहे हैं ग्रीन, अरूसा भी ग्रीन, मरियम, अच्छा जी। और मुतैयब की अपनी लॉजिक है, वो कह रहा है शेड होगा ग्रीन का और साथ रेड भी, मतलब मिक्स करके। महबूब कासिम कह रहे हैं रेड हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं ना कि कलर जो है इसका ग्रीन हो जाएगा, मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूँ, आप लोगों का जवाब बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका जवाब गलत है। जो इसका कलर होगा वो होगा रेड। ठीक है, मैंने अब उसको रिफ्रेश किया। तो हमेशा याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो इंटरनल इनलाइन CSS की है, फिर उसके बाद हमारे पास इंटरनल CSS आती है, और लास्ट पे हमारे पास आती है एक्सटर्नल CSS।
तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है, जो प्रेसिडेंस है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दी जाएगी वो इनलाइन CSS को दी जाएगी। फिर उसके बाद सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो इंटरनल की होगी, और फिर उसके बाद एक्सटर्नल की होगी। ठीक है। मुदस्सिर इकबाल कह रहे हैं सर हम लिंक किया ऊपर, जो पहले लिंक करेंगे वही अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि लिंक पहले आ गया तो क्योंकि style.css लिंक्ड है ऊपर और नीचे हम स्टाइल का टैग लिख रहे हैं, मैं अगर इस स्टाइल के टैग को इस लिंक के टैग से ऊपर ले जाता हूँ तो फिर भी ये स्टाइल वाला टैग ही इम्प्लीमेंट होगा। लिंक ऊपर आए नीचे आए, जब हो गया ये एक रूल पास हो गया कि भाई इंटरनल CSS की जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल, तो फिर ज़्यादा है। ठीक है। और बिलाल जहांगीर कह रहे हैं सर रेड होगा, मैंने गूगल से देखा है। तो इतनी जल्दी आपने देख भी लिया है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए ज़रा आप आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यही प्रॉपर्टी जहाँ पे मैंने इसका कलर इंटरनल CSS के अंदर रेड किया, मैं अब चलता हूँ ज़रा उस पैराग्राफ पे जिसको हम कॉल कर रहे थे। ये पैराग्राफ था वो P1 वाला। मैं इनलाइन CSS के अंदर जाके अब मैं उसका कलर जो है वो कुछ और कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं उसका कलर कर देता हूँ ब्लू। ठीक है। अब कौन सा कलर इंप्लीमेंट होगा? तीन चीज़ों की लड़ाई है अब यहाँ पे। इनलाइन CSS में कलर ब्लू है, इंटरनल CSS में कलर रेड है, और एक्सटर्नल CSS में उसका कलर जो है वो ग्रीन है। अब बताएं ज़रा सबसे ज़्यादा कौन इंप्लीमेंट होने वाला है? किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है? अब कौन इंप्लीमेंट होगा? चले ठीक है जी, गुड। अब हमने इसको जब इम्प्लीमेंट करके देखा तो अब इसका जो कलर आया है वो है ब्लू। अभी भी जूफिशा अरशद कह रही है रेड। तो ऐसे लोगों का अब मैं क्या करूं? ठीक है, क्योंकि अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की कि सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो हमारी इनलाइन CSS की है, और फिर उसके बाद इंटरनल CSS की प्रेफरेंस आती है। इम्पॉर्टेंस जो है सबसे ज़्यादा इनलाइन CSS की है, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंस इंटरनल CSS की है, और सबसे कम जो इम्पॉर्टेंस है वो है एक्सटर्नल CSS की। चलें ठीक है, आ जाए ज़रा वापस। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़रा कोर्स को भी देख लें कि वो हमें क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से चीज़ें आगे लेके चलते हैं। फॉन्ट वेट हो गया जी। फॉन्ट वेट हम नॉर्मल रख सकते हैं, बोल्डर रख सकते हैं। हमने फॉन्ट वेट पढ़ा है, बोल्ड किया है अभी। ये यहाँ पे फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी पढ़ी कि बोल्ड हम उसको कर सकते हैं। तो फॉन्ट वेट बोल्ड की बजाय बोल्डर कर लें तो और ज़्यादा बोल्ड कर देगा उसको। ठीक है, आ जाए ज़रा आगे। इसके अलावा आप फॉन्ट वेट को पिक्सल्स के अंदर भी मैनेज कर सकते हैं कि 100 पिक्सल लेके आना है आपने उसको, या 200 पिक्सल्स लेके जाना है। फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी है, तो फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल होता है, इटैलिक होता है और ऑब्लीक होता है। यहाँ पे आप लोग अब देख लें इनकी वैल्यूज़ को। जब पहले हम पढ़ रहे थे तो हम एक एक वैल्यू लगा के देखते जा रहे थे, जैसे हमने फॉन्ट वेट को बोल्ड पढ़ा था, लेकिन अब हमने ये देख लिया कि फॉन्ट वेट नॉर्मल भी होता है, बोल्डर भी होता है, लाइटर भी होता है, और उसको हम पिक्सल्स के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल हो गया, फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। कलर को जो है वो कलर की प्रॉपर्टी हमने लगा के देखी कि कलर ब्लू करके देखा, रेड करके देखा, येलो करके देखा। फिर इसके अलावा हम कलर को कलर कोड से भी जो है वो देख सकते हैं। कल हमने एक एक्सटेंशन जो थी वो की थी इंस्टॉल, और उसका नाम था कलर दिला। उसके ज़रिए हम किसी भी कलर का कोड जो है वो गेट कर सकते हैं। जैसे अब ये ग्रीन कलर जो है, इसका कलर कोड मैंने गेट करना है, तो देखें अब ज़रा उसने मेरा कलर कोड कॉपी कर दिया। मैं सिंपल जाऊंगा अब अपने सबलाइन टेक्स्ट के अंदर, और अब जो मेरा इनलाइन CSS के अंदर उसका कलर लगा हुआ है ना, तो ब्लू की बजाय मैं उस कलर कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, हमेशा याद रखें कि हैश से हम कलर कोड स्टार्ट करते हैं, हैश,
और फिर उसके बाद 6 डिजिट का एक नंबर आता है। हर एक कलर का अपना कोड होता है और हम उसको कलर कोड के जरिए भी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आके देखूंगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें ज़रा ये जो कलर है वो सेम वही कलर है जो हमारा यहाँ पे उस बटन का कलर आ रहा था। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ, उस हेडिंग को हम ये काम करके देख लेते हैं। हेडिंग बनाई नहीं है हमने वहाँ पे, ये हेडिंग है हमारे पास ऊपर, इसको बंद कर दें। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग है, उसको आईडी दी हुई है कोई, और इसको जो है हम अगर स्टाइल का टैग यहाँ पे शुरू कर लें, इसको हम कलर दे देते हैं, कलर की प्रॉपर्टी, और उसको हमने ये वाला कलर दिया। रिफ्रेश किया तो आप देखें कलर की प्रॉपर्टी, कलर का ये जो कलर है सेम वही हो गया जो उस बटन का था। इसी तरह कल हमने dapper.reviews के जो मेन्यू बार था उसका कलर उठाया था। तो आपको अगर कोई असाइनमेंट दे दी जाए कि सर ये आपने सेम टू सेम इस तरह का जो है आपने बना के आना है एक डॉक्यूमेंट, तो आपको कलर का नहीं पता लगता। अब ये कौन सा कलर है मुझे नहीं पता, मुझे इसका नाम नहीं आता, ये कौन सा कलर है मुझे इसका नाम नहीं आता। हाँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि इसका कलर कोड यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसका कलर कोड कॉपी किया और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जाके इम्बेड कर दिया। यहाँ पे आए और इसका मैंने कलर जो था वो चेंज करके ये कर दिया, सेव किया, वापस आया, चेक किया कि वो कलर हो चुका है या नहीं। तो अब ये देखें ज़रा, इसने उसका सेम कलर जो है वो पर्पल सा जो है वो हमारे पास आ चुका है। लें जी, तो इस तरह भी हम कलर की प्रॉपर्टी जो है वो इसको लगा सकते हैं। अब और कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लें। ये वैसे हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है। आप किसी भी पैराग्राफ को जो है वो अलाइन लेफ़्ट या फिर अलाइन राइट कर सकते हैं। ठीक है, अलाइन टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी है हमारे पास, टेक्स्ट माइनस अलाइन। ठीक है, मैं इसको राइट कर देता हूँ फ़िलहाल चेक करने के लिए। ये पैराग्राफ को लगाया मैंने और ये पैराग्राफ है जी हमारा, तो ये थोड़ा सा राइट लाइन हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा गौर से। ठीक है जी, तो अब राइट से बिल्कुल वो चीज़ अलाइंड आ रही है, जगह उसने नहीं छोड़ी, अलबत्ता उसने लेफ़्ट वाला जो है उसको इग्नोर कर दिया। टेक्स्ट लाइन आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफाई क्या करता है कि दोनों साइड से एक जैसी स्पेस छोड़ता है। ठीक है, दोनों साइड से उसने उसको सेम कर दिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ज़रा वर्टिकल अलाइंस भी हो सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अंडरलाइन होती है, ओवरलाइन होती है, लाइन थ्रू होती है, और ब्लिंक भी हम उसको लगा सकते हैं अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन लगाना चाहें। तो ये करते क्या है, अंडरलाइन क्या करता है, एड्स द लाइन अंडर द कंटेंट। ओवरलाइन क्या करता है, एड्स द लाइन ओवर द कंटेंट। और लाइन थ्रू क्या करता है कि ऊपर लाइन लगा देता है, टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लगा देता है। और ब्लिंक क्या करता है, क्रिएट्स ब्लिंकिंग टेक्स्ट विच इज़ जनरली फ्रॉन्ड अपॉन एंड कंसीडर्ड अनोइंग। ठीक है, उसकी ज़रूरत आमतौर पे नहीं पड़ती हमें, लेकिन अगर मैंने किसी टेक्स्ट को, जैसे ये स्पैन का टेक्स्ट है, इसके ऊपर लाइन लगानी हो मैंने, तो स्टाइल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। और हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है जी, टेक्स्ट डेकोरेशन की। टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी लगाई मैंने, कॉलन से इसको वैल्यू दी, वैल्यू मैंने दे दी लाइन थ्रू की। लाइन थ्रू क्या करता है, हैव यू के ऊपर क्या करेगा, वो एक लाइन लगा देगा। तो हैव यू को देखें ज़रा, उसने स्ट्राइक थ्रू या फिर आप कह सकते हैं इसको लाइन थ्रू की प्रॉपर्टी लगा के ऊपर उसके लाइन लगा दी। चलें आगे चलते हैं। टेक्स्ट इंडेंट भी हमने पढ़ लिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी पढ़ लिया, उसमें कैपिटलाइज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अगर तो आप सारे टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो कैपिटलाइज लिख दें, अगर आप उसको लोअर केस करना चाहते हैं तो लोअर केस कर दें। ठीक है, अपर केस करना चाहते हैं तो अपर केस कर दें। कैपिटलाइज के अंदर और अपर केस में डिफरेंस है, उसको ज़रा देख लें। उसने कैपिटलाइज में लिखा है द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, और अपर केस में क्या होता है, सारे का सारा कंटेंट ही कैपिटलाइज हो जाता है। लेटर स्पेसिंग भी हमने पढ़ ली है, वर्ड स्पेसिंग भी पढ़ ली है।
वाइट स्पेस प्रॉपर्टी कौन सी है जी? वाइट स्पेस के अंदर नो रैप है, नॉर्मल है और प्री का टैग है, इसको बाद में पढ़ते हैं। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा था वो ये है, हाँ, लिंक्स के ऊपर हम कैसे जो है वो CSS इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लिंक्स के ऊपर CSS इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि आपने किसी लिंक को टारगेट करके कैसे प्रॉपर्टी लगानी, ठीक है। एंकर टैग के जरिए हम लिंक्स बनाते हैं ना, ठीक है। तो आप एंकर टैग को कैसे टारगेट करोगे? जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और जितने भी एंकर टैग्स हैं उनको मैंने ए से कॉल किया और यहाँ पे आके मैंने उसका जो कलर था वो लेट सपोज मैंने कर दिया हॉट पिंक, ठीक है, और सेमीकोलन लगा दिया, वापस आया तो मैं पहले चेक कर लूँ कि कितने एंकर टेक्स्ट हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। एक तो ये है बेस्ट 4K सिक्योरिटी कैमरा, इसका अभी कलर जो है वो ब्लू है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये गो टू टॉप वाला है, इसको मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें ज़रा गो टू टॉप का कलर जो है वो उसने चेंज कर दिया, वो पिंक कलर हो गया इसका, ठीक है। और 4K सिक्योरिटी कैमरा जो है वो भी अब पिंक कलर में आ रहा है। तो इस तरह हम लिंक को भी CSS की प्रॉपर्टी लगा के उसके अंदर भी हम चेंजिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। सर स्पैन को कैसे यूज़ करते हैं, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्पैन सिंपल, हम किसी अगर टेक्स्ट को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ये हैव यू था तो मैंने स्पैन स्टार्ट किया और स्पैन ही एंड कर दिया उसके गिर्द। तो स्टाइल की उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी लिखी, स्टाइल के अंदर हमने उसको जाके उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो थी वो लाइन थ्रू कर दी, क्योंकि मैं सिंपल हैव यू के ऊपर लाइन लगाना चाहता था। तो सिंपल अब हैव यू के ऊपर ही लाइन लगेगी, बाकी पूरे पैराग्राफ के ऊपर लाइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी डिव और स्पैन को और डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अभी जो चीज़ें हैं उसके अंदर एक और चीज़ जो है वो डिस्कस कर लें। अभी हमने पढ़ा है कि हमने एंकर टेक्स्ट को हमने उसका कलर जो है वो कैसे चेंज करना है। मैं एक और प्रॉपर्टी लिखता हूँ कि एंकर टेक्स्ट को जब हम हॉवर करें तो कैसे हमने उसको लेके चलना है। तो ये देखें ज़रा, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसको ए के बाद कॉलन लगा के हॉवर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो है उसको कोई प्रॉपर्टी लगा देंगे, लेट सपोज उसका कलर जो है वो पर्पल करना है, कि जैसे ही कोई यूज़र उसके ऊपर हॉवर करे तो उसका कलर पर्पल हो जाए। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और बेस्ट 4K सिक्योरिटी कैमरा के ऊपर आता हूँ तो ये देखें ज़रा, अब उसने उसका कलर हॉवर करने के ऊपर पर्पल कर दिया। वापस आता हूँ दोबारा पिंक हो जाता है, फिर ऊपर हॉवर करता हूँ तो उसका कलर जो है वो पर्पल हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई चीज़ समझने वाली है तो वो मुझे आप लोग बता दें, उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग क्लियर कर लें। बिफोर एंड आफ्टर को भी बाद में पढ़ेंगे अदील, अभी उसका टाइम नहीं आया। अभी आज के लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो CSS हमने इम्प्लीमेंट करके देखी है, वो अगर मैं कहूँ तो कल को आप आके मुझे वो प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि सर इसके लिए हमने क्या किया था, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी। जितनी प्रॉपर्टीज आज डिस्कस की हैं उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर बस करें, इतना कुछ बाद में भूल जाएगा। हाँ जी, बस कर दिया जी, आज के लिए इतना बहुत है। पैराग्राफ का साइज़ कैसे सेट करेंगे वो भी मैंने इसी लेक्चर में बताया हुआ है, उसको देखें, इस लेक्चर को दोबारा से पीछे से देख लीजिएगा। असाइनमेंट यही है कि जितनी प्रॉपर्टीज आज हमने डिस्कस की हैं उनको खुद से इम्प्लीमेंट करके देखें। अपने पैराग्राफ्स बनाएं खुद से, अपनी हेडिंग्स बनाएं, अपने टेबल्स क्रिएट करें और उनके ऊपर CSS की ये प्रॉपर्टीज़ जो है तीनों तरीक़ों से इम्प्लीमेंट करके देखें, इनलाइन से भी, इंटरनल से भी और एक्सटर्नल से भी। यही आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, बिन बाबर बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि ज़्यादा कौन सी CSS यूज़ होती है। तो हर एक CSS का अपना अपना फ़ायदा है। आम तौर पे इंडस्ट्री के अंदर जो इस्तेमाल की जाती है वो है एक्सटर्नल CSS। वो इसलिए क्योंकि हम एक टेम्पलेट बना के रख लेते हैं CSS का और उसको
हम जो है बाद में मुख्तलिफ HTML फाइल्स के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ताकि हमारी सारी वेबसाइट्स की जो स्टाइलिंग है वो सेम हो जाए। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सटर्नल CSS का फ़ायदा ये है कि अलहदा से क्योंकि एक फ़ाइल बनाई होती है, तो उसी फाइल को हम बाद में किसी और HTML फाइल के साथ भी लिंक कर सकते हैं। अब तो सब क्लियर है, करके देखेंगे तो क्वेश्चन होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्लास में बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है, बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं, यार हम तो डेवलपर बन गए, ये तो हलवा था बिल्कुल, मतलब मुश्किल काम ही नहीं था। तो जब इंसान खुद करके देखता है ना, तो वहाँ पे फिर जैम्प भी रीस्टार्ट नहीं हो रहा होता, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, चेक करवानी है, बिल्कुल आप चेक करवाएं। आप जो है अपनी CSS वाला जो काम है, जितना भी आज आप लोगों ने करना है, वो भी आप उसी पोस्ट के कमेंट्स के अंदर जाके उसकी आउटपुट जो है वो पोस्ट कर दें, वही बहुत है। ठीक है, आप लोग सिंपल यही किया करें कि जितना भी काम किया है आप, मैं वो पोस्ट कर दिया करूँगा एक, और उस पोस्ट के कमेंट्स के अंदर जाके अपनी आउटपुट जो है वो दिखा दिया करें। अच्छा जी, अब कल वाली असाइनमेंट का पूछ रहे हैं सारे। कल वाली असाइनमेंट मैं देख लेता हूँ। हमारे पास कौन सा ग्रुप है? UF बैच 9। मुतैयब सर, आई एम अ गर्ल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ गर्ल। मुझे नहीं पता था। अच्छा जी, अच्छा आ जाए ज़रा, असाइनमेंट पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मसला आ रहा है ये इस सेक्शन पे, ऐसे ही है कि ये वाला जो सेक्शन है ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। थोड़ा सा ना लॉजिक का इस्तेमाल करने की जो है वो ज़रूरत है। सबसे पहले ये ट्यूसडे की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे कि देख रहे थे कि यहाँ पे 1, 2 और 3 रोज़ हैं, तो हम इस ट्यूसडे को 3 का रो स्पैन दे देते हैं। 3 का रो स्पैन यहाँ पे दे दिया, 1 और 1 का रो स्पैन इसको दे दिया। यहाँ पे जब बात आई तो यहाँ पे अब ये सोचेंगे कि भाई पीछे 3 का दिया था, तो इसको 1.5 का दे देते हैं, तो 1.5 का रो स्पैन नहीं होता। ठीक है, हम यहाँ पे जब बात करते हैं रो स्पैन की, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉजिक को चेंज करूँ, तो लॉजिक अगर मैं कुछ ऐसे बना लूँ कि इस वाली रो को मैं 6 का रो स्पैन देता हूँ, इन सब को मैं 2 का रो स्पैन देता हूँ, इसको भी 2 का रो स्पैन, इसको भी 2 का रो स्पैन, और इसको भी 2 का रो स्पैन, तो 2 3 बार कितने हो गए? 6। इसका मतलब ये 3 इस 1 के बराबर हो गए। और यहाँ पे जब आते हैं तो इन दोनों को मैं 3 का रो स्पैन दे देता हूँ, 3 का इसको और 3 का इसको, तो 3 और 3 6। तो ये पूरी की पूरी जो रो है इसके अंदर 6 रो स्पैन पूरे हो गए, 6 इसके सिर्फ 1 के ही, इसको 2 का रो स्पैन दे दिया, और इन दोनों को 3 का रो स्पैन दे दिया। तो वो सारी की सारी कन्फ्यूजन जो थी वो हमारी क्लियर हो गई। अब इसमें क्या मुश्किल थी मुझे बताएं? सिंपल था ना। अब यहाँ पे अगर अगले की बात करते हैं, तो ये जो है टॉप वाला जो सेक्शन है उसको 6 का रो स्पैन दिया हुआ है। ये जो लेफ्ट, सेंटर और राइट है इसको 2 का कॉल स्पैन दिया हुआ है। सॉरी, कॉल स्पैन की बात हो रही है। टॉप को कॉल स्पैन दिया है 6 का, नीचे वाले को कॉल स्पैन दिया है 2 का, और सबसे नीचे वालों को कॉल स्पैन दिया 3 का। ठीक है, तो 1.5 का रो स्पैन नहीं देना, हमने जो है वो
सिंपल उस रो को 6 का रो स्पैन देना है, फिर 2-2 का और फिर 3-3 का। ठीक है जी, कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। अब ये वाली जो लॉजिक है इसको इम्प्लीमेंट करके देखें उस टेबल के ऊपर, और जितने लोगों ने गलत किया था वो सारे दोबारा से ठीक करेंगे और अपने स्क्रीनशॉट्स दोबारा से जो है वो पोस्ट करेंगे ग्रुप के अंदर। और आज वाली जो CSS है बहुत ज़रूरी है वर्डप्रेस के लिए ख़ास तौर पे। जब हम वर्डप्रेस में काम करेंगे तो हम एडिशनल CSS के ज़रिए कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे और यही प्रॉपर्टीज़, सेम यही प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको मत भूलें, CSS को इम्प्लीमेंट करना मत भूलें, इसको इम्प्लीमेंट करें और मुझे अपने आउटपुट के स्क्रीनशॉट्स जो हैं उस पोस्ट के कमेंट के अंदर दिखाते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।